अस्सलामुअलैकुम। स्ट्रेट टॉक में खुश आमदीद। आपके साथ मैं हूँ आयशा बख्श। पहलगाम वाक़े को 13 रोज़ गुजर चुके हैं, मगर ताहाल भारत पाकिस्तान पर लगाए गए इल्ज़ामात पर किसी भी किस्म के ठोस शवाहिद या कोई गैर जानिबदार तहकीकाती रिपोर्ट पेश नहीं कर सका है, जिसके बायस न सिर्फ आलमी मीडिया बल्कि खुद भारत के अंदर भी मोदी हुकूमत को सख्त हज़ीमत का सामना करना पड़ रहा है। हर प्लेटफॉर्म पर नाकामी के बावजूद भारत ताहाल ओछे हथकंडों से बाज नहीं आ रहा। 23 अप्रैल को भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ इक़दाम करते हुए सिंध तास मुआहिदा यकतरफा तौर पर मुअत्तल करने का ऐलान किया था। भारत के इस गैर कानूनी और घिनौने अमल के नताइज अब अमली तौर पर भी सामने आने शुरू हो चुके हैं। सिंध तास कमीशन ने भारत की जानिब से मुआहिदे की बड़े पैमाने पर खिलाफ वर्जी के बारे में वफाकी हुकूमत को तफसीली रिपोर्ट जमा करवाई है। रिपोर्ट में भारत की जानिब से पाकिस्तान के हिस्से के दरियाए जेहलम और चनाब समेत मगरबी दरियाओं पर गैर कानूनी तौर पर 3 हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्लांट्स और मंसूबों की तामीर का जिक्र किया गया है। भारत ने मकबूजा कश्मीर में 2 पन बिजली मंसूबों के भी आबी ज़खायर की गुंजाइश बढ़ाने का काम भी शुरू कर दिया है। आबी ज़खायर की गुंजाइश बढ़ाने का काम भारत की जानिब से इंडस वाटर ट्रीटी की खिलाफ वर्जी की बड़ी मिसाल करार दिया जा रहा है। भारत की जानिब से हालिया आबी दहशतगर्दी को आगे बढ़ाते हुए बगलिहार डैम के जरिए दरियाए चनाब में आने वाला पानी रोकना शुरू कर दिया है, जिसके बायस दरियाए चनाब में पानी के बहाव में मुसलसल कमी आ रही है। महकमा नहार के मुताबिक पानी की आमद 87,000 क्यूसिक से कम होकर सिर्फ 10,000 क्यूसिक रह गई है। भारत ने गुज़श्ता 2 दिन में दरियाए चनाब में पानी की आमद 35,600 क्यूसिक कम की है। भारतीय वजारत खारजा के मुताबिक किशन गंगा डैम के जरिए दरियाए जेहलम अगला हदफ होगा। भारतीय आबी वसाइल के वजीर CR पाटिल के मुताबिक इंडियन हुकूमत ऐसे इक़दाम पर काम कर रही है जिनके जरिए पाकिस्तान को एक कतरा पानी भी न मिल सके। 1960 में होने वाला सिंध तास मुआहिदा पाकिस्तानी ज़रई ज़मीन के 80% हिस्से को पानी की फराहमी यकीनी बनाता है। यानी ये मुआहिदा पाकिस्तान की मईशत और ज़राअत के लिए बैकबोन की हैसियत रखता है। माजी में 3 जंगों और मुतअद्दिद दीगर तनाज़ात के बावजूद दरियाओं के पानी की तकसीम से मुताल्लिक़ इस मुआहिदे की मुअत्तली या बड़ी खिलाफ वर्जी नहीं की गई, मगर इस बार भारत की जानिब से इंतहाई कदम भी उठा लिया गया है। भारत बहुत अरसे से इस मुआहिदे से निकलने की कोशिश और जवाब बना रहा था। भारत की जानिब से गैर कानूनी या कहा जाए यकतरफा तौर पर मुआहिदा ख़त्म करने और सख्त खिलाफ वर्जियाँ करने पर पाकिस्तान ने मामला अक़वाम मुत्तहिदा में ले जाने का फैसला किया है। पहलगाम वाक़े के बाद पाकिस्तान की कौमी सलामती मीटिंग एलामिया में यह तय किया गया था कि पाकिस्तान का पानी रोकना जंग तस्वुर होगा। ऐसे में अहम सवाल यह है कि भारत के इस इंतहाई कदम के बाद अब पाकिस्तान किस तरह और किन प्लेटफॉर्म्स पर दमा पेश करेगा। अक़वाम मुत्तहिदा जिसकी कश्मीर से मुताल्लिक़ मुतअद्दिद करारदादों पर आज तक अमल न हो सका, क्या वो इंडस वाटर ट्रीटी पर दोनों ममालिक में सालिसी का किरदार अदा कर पाएगा? इसी पर गुफ्तगू रहेगी। पैनल में हमारे साथ हैं हसन निसार, ज़ैगम खान और शहजाद चौधरी साहब। प्रोग्राम का सवाल आप सभी के लिए। भारत की आबी दहशतगर्दी सिंध तास मुआहिदे की खिलाफ वर्जी, बगलिहार डैम से दरियाए चनाब का पानी रोक दिया, क्या मोदी की पॉलिसीज खिते को आबी जंग की तरफ धकेल रही हैं? ज़ैगम साहब, ये जो भारत बन जाए कि वो खड़ा उस वाक़े पे है पहलगाम के, मगर जो उसके एक्शंस हैं, जो इरादे हैं, वो कुछ और बता रहे हैं। वो पाकिस्तान का पानी बंद करने के दर पे है, यानी कि जो आलमी मुआहिदे मौजूद हैं उनको भी मानने को तैयार नहीं। आपके ख्याल में इस मुआहिदे की खिलाफ वर्जी की सूरत में किस हद तक पाकिस्तान को आगे जाने की ज़रूरत है, और क्या वाकई भारत के इक़दामात हमें एक आबी जंग की तरफ लेकर जाएंगे? देखिए आयशा, मसला ये नहीं कि इस वक्त क्या हो रहा है, मसला ये है कि आगे क्या हो सकता है और उसके लिए हम कैसे तैयार करें अपने आप को। एक ऐसा मुखालिफ, एक ऐसा एडवर्सरी जो इलाके में अपनी बदमाशी कायम करना चाहता है, जो हमें ज़ेर नगी करना चाहता है, और उसके लिए वो हर ताकत इस्तेमाल करने को तैयार है, जिसमें पानी की ताकत भी शामिल है। उसके सामने हम कैसे अपने आप को प्रिपेयर्ड करें? देखिए, जो इंडस वाटर ट्रीटी है उसमें भारत को इजाज़त थी कि वो रन ऑफ द रिवर प्रोजेक्ट बना सकता है, यानी दरिया के जो बहाव है उसको इस्तेमाल करते हुए वो बिजली के प्रोजेक्ट बना सकता है। और उसमें जो डैम हुआ करते हैं वो बहुत थोड़ी देर के डैम होते हैं, ताकि पानी का फ़्लो इस तरीके से बनाया जा सके कि उसके ज़रिए से बिजली पैदा हो सके। उसकी वो इजाज़त थी उसको, यानी लिमिटेड लाइव स्टोरेज जिसको कहते हैं, यानी चलता पानी है, चलते को थोड़ी देर के लिए रोकते हैं, लाइव स्टोरेज जिसको कहेंगे,
उसकी उसको इजाज़त थी। अब ये जो बगलियार डैम का आपने कहा, 2008 में पाकिस्तान गया था कमीशन में और पाकिस्तान ने एतराज़ उठाया था कि इसका जो डैम है वो बहुत बड़ा है। तो उस वक्त वर्ल्ड बैंक ने इसको देखकर उसके बाद कहा था कि नहीं, थोड़े से चेंजेस के बाद ये एक्सेप्टेबल है, और जो इजाज़त मिली थी उसको वो है 37.5 MCM, मिलियन क्यूबिक मीटर्स। अब आजकल का जो मौसम है, जब पानी का बहाव है, इस वक्त होता है जो बहाव, उस हिसाब से सिर्फ 6 घंटे का पानी भारत रोक सकता है बगलियार डैम के ज़रिए से। इससे ज़्यादा का पानी नहीं रोक सकता है। सर्दियों में पूरे 1 दिन का पानी रोक सकता है। अब आप देखिए कि 6 घंटे में तो कोई इतना बड़ा मसला नहीं होने वाला, लेकिन जब वो पूरे दिन के लिए रोकेगा उससे असर पड़ सकता है। लेकिन इससे अगली बात ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, वो ये है कि जब दूसरे जो प्रोजेक्ट्स हैं वो भी बन जाएंगे और कई प्रोजेक्ट्स में 1-1 दिन की कैपेसिटी होगी, तो फिर कई दिन का पानी रोकने की कैपेसिटी भारत की उन प्रोजेक्ट्स में आ जाएगी जिन पर इस वक्त काम हो रहा है, जो इसके इस वक्त के प्रोजेक्ट हैं। अब जो कई दिनों का पानी रोकने की कैपेसिटी है, उसके नतीजे में पाकिस्तान की ज़राअत को भी नुकसान पहुंचाया जा सकता है और उस पानी को अचानक छोड़कर पाकिस्तान के लिए मुश्किल भी पैदा की जा सकती है, जिसको स्ट्रेटेजिक यूज़ ऑफ वाटर कहते हैं। अब इस वक्त हमारे पास फोरम्स अवेलेबल हैं। एक परमानेंट इंडस कमीशन है, पाकिस्तान उसमें ज़रूर जाएगा। पाकिस्तान न्यूट्रल जो एक्सपर्ट्स हैं उनसे बात करेगा। पाकिस्तान पहले भी जा रहा है, आर्बिट्रेशन में जाएगा। और इस वक्त जो हमारा बुनियादी सवाल होगा, जिस पर हम जाएंगे और जाना चाहिए और जा रहे हैं, वो है कि भारत को इस बात का कोई हक नहीं कि एक ऐसे मुआहदे को जिसमें से बाहर निकलने की कोई शर्त ही मौजूद नहीं है, क्लॉज ही नहीं है, कोई भी तब्दीली दोनों फरीकों के इत्तफाक राय के बगैर इसमें नहीं हो सकती। न ही दोनों फरीकों के इत्तफाक राय के बगैर इसको मुंजमद किया जा सकता है, इसको रोका जा सकता है या तब्दील किया जा सकता है। तो इस वक्त तो बुनियादी तौर पर जितने भी फोरम्स अवेलेबल हैं वो हमने इस मकसद के लिए इस्तेमाल करने हैं। ज़ैगम साहब, क़तई कलामी की माजरत, पाकिस्तान आपने जो सिचुएशन बयान की वो फैक्ट है। पाकिस्तान की पोजीशन स्ट्रांग है पानी के मामले को लेकर और हमारे हक को लेकर। इस मुआहदे की खिलाफ वर्जी की सूरत में बैन अक़वामी क़वानीन, अक़वाम मुत्तहिदा के वाटर कोर्स कन्वेंशन की बात करें, गारंटर की बात करें, आर्बिट्रेटर के पास चले जाएं, इंडस कमीशन के पास चले जाएं, पाकिस्तान के मौक़िफ़ को किस हद तक हिमायत मिलेगी? पाकिस्तान को इसको कितना आगे तक लड़ना पड़ेगा अपना हक लेने के लिए, आपको क्या लगता है? क्योंकि यूएन के अंदर तो पहले कश्मीर के मामले पे बहुत कुछ पड़ा है, मगर अब हम सिर्फ पानी की अगर बात करूं, फोकस करते हुए पानी के मामले पे, पाकिस्तान को कितना जल्दी उसका हक मिलेगा? जिस हिसाब से भारत डैम बना रहा है, या आपने कहा कि वो 1 से ज़्यादा दिनों तक पानी की स्टोरेज की तरफ जाता है, अगर उसकी सारी तामीरात वहाँ मुकम्मल हो जाए, कहाँ तक की लड़ाई की ज़रूरत है? किस तरीके से वो लड़ाई लड़ने की ज़रूरत है? अब देखिए, कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो इंडस वाटर ट्रीटी के अंदर आती हैं। जैसे मैंने आपसे अर्ज़ किया कि जो प्रोजेक्ट्स हैं, इनकी जो उनको इजाज़त है, तो ये तो हम कमीशंस के, इन्हीं कमीशंस के थ्रू ही लड़ सकते हैं। लेकिन कुछ बातें जो वो कह रहा है जो कमीशन में इस ट्रीटी में आती ही नहीं है, इंडस वाटर ट्रीटी से बाहर है, जैसे कि इसको मुंजमद करना। अब उसके लिए फ़ोरम भी इस्तेमाल करने हैं, लेकिन देखिए खाली आपको ये ग्लोबल फ़ोरम नहीं बचाएंगे, ख़ास तौर पे आज के दौर में, जबकि दुनिया एक रूल बेस्ड ऑर्डर उसमें रहा ही नहीं है। एक अजीबोगरीब खींचातानी है, एक नफ्सा नफ्सी है। तो वहाँ आपको अपनी ताकत पर इन्हिसार करना पड़ेगा, अपने डेटरेंस पर इन्हिसार करना पड़ेगा, और भारत को बताना होगा कि जहाँ हमारी ज़िंदगी और मौत का सवाल होगा वो हमारी रेड लाइन, और ये बार बार बताया जा रहा है। कुछ भी कर सकते हैं, कहीं तक भी जा सकते हैं। ठीक हो गया, पानी रेड लाइन है, ये बार बार बताया जा रहा है। हसन निसार साहब, आपके ख्याल में किस फोरम पे अक़वाम मुत्तहिदा की बात बार बार की जाती है, पर हमने वहाँ देखा, आपके ख्याल में कोई किरदार अक़वाम मुत्तहिदा इस पानी के मामले पे कम से कम अदा कर सकेगा, या हम वाकई पानी के मामले पर एक जंग की तरफ बढ़ जाएंगे? देखें, ये मुमकिन नहीं है। इन लोगों की मत मारी गई है, दुनिया की मत पूरी तरह मारी नहीं गई है। दोनों तरफ न्यूक्लियर पावर्स हैं। तफसील आपको इसकी ज़ैगम साहब दे चुके हैं। दूसरी तरफ एक बात याद रखें, ये पानी क्या है? पानी ज़िंदगी है। आप खेतों से ले के इंसानों तक के लिए पानी, सबसे पहले ऑक्सीजन है, वो इंसान की ज़रूरत, दूसरी पानी है,
और खाने के बगैर शायद आप 15-20 दिन गुजार जाएं, इसलिए भूल जाएं। पुराने ज़मानों में एक बात याद रखना, जब पानी नहीं मिलता था तो मंगोल अपने घोड़ों को गर्दन के करीब एक ख़ास जगह पे खंजर मार के अपनी प्यास बुझा लिया करते थे। इसी तरह सेकेंड वर्ल्ड वॉर में जापानीज़ में जो जंगलों में फंसे हुए थे या छुपे हुए थे, उन्होंने भी जानवरों और परिंदों के खून से अपनी प्यास बुझाई। अगर भारत हमें वहाँ तक धकेलने की कोशिश करेगा तो किसी तफसील में जाने की ज़रूरत नहीं है। इसमें कौन सी को कॉमन सेंस, मतलब कॉमन सेंस की भी ज़रूरत नहीं। सही। क्या ऑप्शन है? आप भी होंगी तो क्या करेंगी, मैं भी होंगी तो क्या करूँगा। ओ भाई बात सुनो, पानी और खून का कॉकटेल बनेगा, सिंपल। अगर पल्ले बात नहीं पड़ती, ये जो अभी इन्होंने जैगम साहब ने भी हवाला दिया है कि वो जो इंटरनेशनल ये वो जो भी है मामला, वो टू हेल विद इट। ठीक, समझो दुनिया है ही नहीं, सिर्फ पाकिस्तान है और भारत है, पानी बंद है, तो व्हाट आर यू गोइंग टू डू। इसमें कोई बुज़दिली, बहादुरी, एग्रेशन वगैरह की ज़रूरत नहीं, सिंपल। पानी नहीं है तो खून है, ख़त्म। फिर जिसमें ज़्यादा दम होगा वो जी लेगा, ये दोनों बर्बाद हो जाएंगे, ख़त्म साहब, ये कोई इशू नहीं है। और एक बात आखिरी सुन लो जी। मेरा ख्याल है मोदी साहब ने अपनी गीता भी नहीं पढ़ी। अगर उस आदमी ने गीता पढ़ी होती, ये गैर इंसानी हैवानी ख्याल भी उसको ना आता, तो बदतरीन दुश्मन को भी बंदा, तो कोई नॉर्मल इंसान ये सोच सकता है। बहरहाल ठीक हो गया। शहजाद साहब, नॉर्मल इंसान सोच नहीं सकता, लेकिन मोदी की पॉलिसीज बार बार ये इंडिकेट करती रही हैं। अक़वाम मुत्तहिदा, वर्ल्ड बैंक या दीगर आलमी इदारे अगर नाकाम रहे सिंध-तास मुआहिदे की इम्प्लीमेंटेशन के लिए या सालसी करने को इस पूरी सूरत में, पाकिस्तान के पास अमली और कानूनी तौर पर फिर क्या ऑप्शन होंगी? चाह क्या रहा है भारत हमसे? देखिए, एक तो मुआहिदा है ना, सिंध-तास मुआहिदा, जिसको उसने मुअत्तल किया जी। अब उस मुअत्तली के बाद पाकिस्तान के इक़दामात लीगली हो सकते हैं और वो लीगली शायद शुरू कर देगा और करना चाहिए, और ये देखना होगा कि पाकिस्तान किस हद तक कामयाबी के साथ उसको लेके जाता है। ये हमें समझना पड़ेगा कि दुनिया के अंदर दो मुल्कों या उससे ज़्यादा मुल्कों के बीच में जिस किस्म के मामलात का एक एग्रीमेंट्स तय होते हैं, उनको वियना कन्वेंशन के नीचे आपको कवर मौजूद होता है, यानी दुनिया ऐसा रूल बेस्ड ऑर्डर जिस तरह वो कह रहे थे, तो इसके भी कवानीन मौजूद हैं कि जब दो मुल्क या उससे ज़्यादा एक मुआहिदा करेंगे, अपर राइपेरियन लोअर राइपेरियन के बारे में मिसाल के तौर पे एक जनरलाइज कॉवेनेंट होगा। अच्छा, अब ये जो चीज़ें जब डिफाई होती हैं या इनको वायलेट किया जाएगा, जो कि सूरत में भारत करने जा रहा है या करना चाहता है, तो सूरत में कहीं ना कहीं पे तो कोई पाकिस्तान को अपना मुकदमा लेके जाना पड़ेगा। उससे अलावा कि पाकिस्तान इसको एक्ट ऑफ वॉर कह चुका है, यानी जब पाकिस्तान के ऊपर ये असर आता है कि हमारा पानी कम कर दिया जाता है, बंद कर दिया जाता है, डाइवर्ट कर दिया जाता है, तो पाकिस्तान उसको एक्ट ऑफ वॉर, तो जंग तो है ही है, वो तो एक लास्ट रिजॉर्ट हमारा है, लेकिन अब से लेके जंग तक जो मामलात तय करने हैं, उसके अंदर पहला काम हम लेके जाएं इसको वियना कन्वेंशन के तहत, जो उसके रूल्स के तहत, और इसको जहाँ पे भी हमारी इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस है या जो भी मामलात हैं वहाँ पे हमें लेके जाना पड़ेगा, ताकि इस मामले को वहाँ पे रेज किया जाए और बहुत स्ट्रांग केस बनाना पड़ेगा इसके ऊपर। लेकिन कुछ चीज़ें हमें भी करनी है उससे के साथ साथ। 30% रिडक्शन है, आपको आपके इरसा ने बताया, अगले खरीफ क्रॉप के लिए जी। कुछ भारत कम कर देगा, और भारत के रवैये और कंडक्ट के बारे में आपने सवाल उठाया कि भारत, मोदी जो है वो इस तरह का, मोदी अब से नहीं चंद सालों से ये कर रहा है कि जब भी कोई डैम बनाता है उसके लिए रन ऑफ द रिवर जब बनाता है, मिसाल के तौर पर पूलिंग करनी है, पानी जमा करना है, ऐसे वक्त में करेगा जब पाकिस्तान में पानी की जरूरत होगी। वो कहेगा वो लीगली सही होगा, लेकिन नियतन सही नहीं है। वैसे वक्त में पाकिस्तान का पानी कम करेगा जबकि उसको, तो इसलिए ये जो डैम्स के ऊपर पूलिंग है वो जितनी उसको चाहे करनी चाहिए उससे भी कम है उस वक्त उसके पास, उसका जो पूल किया उसने जमा किया हुआ है पानी, लेकिन उसके बावजूद उसका तरीकाकार ऐसा होता है, और ये भी की बात नहीं है पिछले 5, 7, 10 साल से ये काम चल रहा है। तो बहरहाल अब उसने मुअत्तल कर दिया उस चीज को। अच्छा, एक और चीज सुन लीजिए कि दरियाए चनाब पे उसको इजाजत है कि 1.7 यानी 2 मिलियन एकड़ फुट से कम पानी जो है उसको वो जमा कर सकता है अपनी बिजली पैदा करने के लिए, जो कि आपको जैगम साहब ने बताया। इस वक्त उसकी चनाब की मुकम्मल पूलिंग सिर्फ 0.7 यानी 1 मिलियन एकड़ फुट से भी कम पानी उसने जमा कर सका, यानी उसको 2 या उधर तक जाते जाते वहां 1.7 तक भी वक्त लगेगा। डैम 2-3 और बनाएगा, उसके बाद उनकी पूलिंग करेगा, अगर वो इसके मुताबिक चलना चाहता है। वरना रिवर्स के ऊपर डैम बनाना ऐसे जगहों में जहां पर के पहाड़ी इलाके हैं तकरीबन नामुमकिन बात है, और इतना जब तक कि आप उसकी इतनी स्ट्रांग स्ट्रेंथ ना बनाएं
फिर उनकी डाइवर्जन क्रिएट ना करें तो मुश्किल हो जाता है। 23 मिलियन एकड़ फुट पानी आता है चनाब के अंदर, तो 23 में से सिर्फ 1.7 की उसको इजाजत है। वो सिर्फ आज तक पूरे ये 77-78 साल में यानी 0.7 कर सका। यानी ये है लेवल। तो खौफ और खतरा उतना नहीं है जितना हम खुदा न खास्ता समझ बैठे हैं। इसके बावजूद पाकिस्तान को क्या करना है? देखिए, स्टोरेज हमने क्या की, ये आज की बात नहीं है। ये आज भारत ने काम शुरू किया ना। आज हम जाएंगे वियना कन्वेंशन, आप जाएंगे बाकी जगहों पे, वहां पे जाके मुकदमे लड़ेंगे। ये 10 साल चलें, 5 साल चलें, इन 5 से 10 सालों में हमने क्या करना है? हमारी स्टोरेज का निज़ाम क्या है? मुझे बताइए कि जब से ये मामला शुरू हुआ, पाकिस्तानी हुकूमत ने अब तक कौन से अमली इकदाम लिए जिसके अंदर उन्होंने ये कहा आहा ये तो खतरा बहुत बढ़ गया और ये हमें पानी हमारा कम कर देगा, इसलिए हमें ये बारिशें हो रही हैं आजकल, अभी आने वाली बारिशें और ज्यादा हैं। आपको पता है कि जो बारिशों का सीजन अभी 10, 12, 14 दिन हुए, अभी पिंडी के अंदर उन्होंने कहा जी कि ये पानी हमारा 50% कम हो गया और अब खतरा पैदा। ये बारिश का पानी कहाँ जाता है? हम दिखाते हैं सड़कों पे भरा हुआ है। कोई तरीकाकार नहीं है जिसके अंदर के कोई सोच लगाए कि अच्छा इस पानी को तो कम से कम रोको जो अल्लाह की तरफ से आ रहा है। दुरुस्त। जो भारत रोकेगा वो तो बात की बात है। दूसरी बात, ज़राअत में क्या तब्दीलियां, जिस तरह हमने फ्लड इरिगेशन, हम पानी खुला छोड़ देते हैं जमीनों में, बिल्कुल ये तरीका है इरिगेशन करने का। और कब से लोगों ने शोर मचाया हुआ है कि ये तरीका चेंज करो, अपने तरीके, कोई पॉलिसी, कोई तरीका। तो हम भी तो अपने कंडक्ट पे देखें, जंग भी कर ले, जंग भी कर लेंगे, हम जंग भी कर लेंगे, मुकदमे भी लड़ लेंगे, लेकिन अब जब ये सारी हमारे सर पे उस्ताद आन पड़ी है तो हमारे पास क्या हमने हासिल किया, क्या किया, कौन से ऐसे इकदाम हैं जो कि इमरजेंसी लेवल के ऊपर फौरन इनिशिएट किए, चाहे आने में 2-3 साल लगे, करने में 2 साल लगे, लेकिन समझाना, बुझाना, उनको अमली जामा पहनाना, उनको लेके आना सामने, ये तो हुकूमत का काम है, वो भी शुरू नहीं हुआ। दुरुस्त हो गया। इफ्तिखार अहमद साहब हमारे साथ मौजूद है। इफ्तिखार साहब, गैर कानूनी तौर पर भारत जो कुछ कर रहा है, अगर पाकिस्तान सिफारती सतह पर या सालसी के लिए जाए इस पूरे मामले के ऊपर, फिर भी कुछ हासिल नहीं हो पाता है, तो फिर पाकिस्तान को क्या कोई और हिकमत अमली अपनाना पड़ेगी? अगर हमें इंटरनेशनल लेवल और फोरम पर हमारा हक नहीं दिलाया जाता है और भारत जो कुछ कर रहा है इस वक्त, हमें नुकसान होता है पानी को मद्देनजर रखते हुए, तो फिर पाकिस्तान के पास ऑप्शंस क्या होंगे? ऐसी बात नहीं है कि दुनिया हमारी बात नहीं सुनेगी। मैं इत्तेफाक नहीं कहता इससे, क्योंकि ये इंसानी जिंदगियों से मुतल्लक चीज़ है। करोड़ों लोग इससे मुतासर होंगे। अगर फसल नहीं होगी, अगर चारा नहीं होगा, तो ये निज़ाम जो है ये तबाह बर्बाद हो जाएगा। अभी दोस्त बहुत अहम बातें कर रहे हैं, मतलब ख़ास तौर पे ये बहुत अहम बात है कि हम क्यों नहीं जब से ये मुआहदा हुआ सोचते कि अगर हिंदुस्तान ऐसा करेगा तो हमें क्या करना है। ये हमारी सबसे बड़ी हमाकत है और इस पे तमाम हुकूमतें जिम्मेदार हैं। उनको ये पता था कि हिंदुस्तान किसी वक्त भी कर सकते। 1948 में जब हमें आज़ाद हुए 1 साल हुआ था तो उसने ये हरकत हमारे साथ की थी। तो उसके बाद जो अक्लमंद लोग अपने आप को डिक्लेयर करते हैं पाकिस्तान में, उनको सोचना चाहिए था कि उन्हें क्या करना। अब इस वक्त जो डैमों की तामीर है वो सिंध ताश माहदे की खिलाफवर्जी हम दरख्वास्त दे चुके हैं, लेकिन ये बात दोस्तों की सही है कि दरख्वास्त का फैसला करने में कितना वक्त लगता है। और जिस तरह आप मुझे बता रहे हो कि उसने दरिया चनाब का पानी कम कर दिया है, और दरिया चनाब का पानी उसने इसलिए कम कर दिया है कि जो उसका हिस्सा है वो उसको इस्तेमाल कर सकता है। उसने उस हिस्से में अपनी भी कमी की है, सिर्फ हमें नुकसान पहुंचाने के लिए। 2005 में उसने बगलियार डैम बनाया, 2010 में उसने कृष्ण गंगा बनाया, 2010 में ही उसने एक और डैम की तमीर का मुआहदा किया। तो हम उसका क्या कर रहे थे? ये दिस इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये हमें सोचना चाहिए कि हम चाहते क्या हैं। हमारे मुल्क में जज्बातियत बहुत है। एक डैम जो बनाया जा सकता था उस पर सब जज्बाती हो गया। ऐसे ऐसे लोगों ने बयान दिए जिनको ये नहीं पता कि पानी की जरूरत आज से 10 साल या 20 साल के बाद क्या होगी। नतीजा आप भुगत ले। अब क्या करेंगे? अगर दरख्वास्त अगर हम देंगे आज तो क्या कल फैसला हो जाएगा? नहीं। अच्छा, अब ये बात जो मेरा दोस्त कर रहा है, जो कहता है कि घोड़ों की गर्दन के करीब एक ऐसी रग होती है जिसको काट के खून निकाला जाता है, तो क्या हम ऐसी जंग की तरफ जा रहे हैं जहाँ पे खून और पानी में फैसला करना मुश्किल हो जाएगा कि खून बह रहा है या पानी बह रहा है? तो खुदा के लिए हमारे
हुक्मरानों को अक्ल करनी चाहिए और सोचना चाहिए, और ख़ास तौर पर जैसे शहजाद साहब कह रहे हैं तो मैं भी चिंता हूँ। ठीक, हम कोई माहिरीन में से तो नहीं है ना, बिल्कुल दुरुस्त, लेकिन हमारी एक बात तो हकीकत है कि हमारे बारिशों के मौसम में हमारा इतना पानी ज़ाया होता है जो हमारे मौजूदा 2 डैम से भी ज़्यादा है। वेरी वैलिड पॉइंट। ये चीज़ नज़र आ रही है, एक चीज़ तो हर बरस जो है उसका मुकाबला करते हैं, तो इस पर अमल क्यों नहीं किया जाता? क्या मजबूरी है, कोई पाबंदी है, कोई इंटरनेशनल हमारे पे बहुत ही अहम सवाल आजाद साहब ने और फिर इफ्तिखार साहब ने भी उठाया, बड़ा अहम है कि हाउस इन ऑर्डर क्यों नहीं करते? जंग की तैयारी पूरी है, अगर दुश्मन कुछ भी करेगा, बॉर्डर क्रॉस करेगा तो जवाब देने को तैयार है, लेकिन पानी जैसी नेमत को हम फॉर ग्रांटेड क्यों लेते रहे और क्या अब तक ले रहे हैं? ये बड़ा अहम सवाल है जो सबके सोचने का। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक से वापस आएंगे तो बात करेंगे कि सिक्योरिटी पर हुकूमत की ब्रीफिंग मगर PTI की अदम शिरकत आखिर क्यों? इस ब्रेक के बाद प्रोग्राम में एक बार फिर खुशामदीद। पहलगाम वाक़े के बाद से पाकिस्तान को भारत की जानिब से जंग के खतरात लाहक हैं, चाहे बॉर्डर हो, सिफारती महाज या फिर आबी जारहियत। ऐसे में कौमी यकजहती मुल्क की अहम ज़रूरत है, मगर अफसोस से कहना पड़ता है कि ऐसे हालात में भी शख्सियत परस्ती हमारे यहाँ उरूज पर है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने पहलगाम वाक़े के बाद पैदा होने वाली पाक भारत सूरत हाल पर हुकूमती ब्रीफिंग में शिरकत नहीं की। मौक़िफ़ अपनाया कि यह महज एक हुकूमती ब्रीफिंग है, इस मामले पर हुकूमत की बानी PTI को मुशावरत में शामिल करने की नीयत नहीं है। ब्रीफिंग के बजाय ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस बुलानी चाहिए थी। PTI सियासी कमेटी ने कहा कि वाज़ेह कर चुके हैं कि किसी भी बैरूनी जारहियत में PTI मुल्क की दिफा के लिए सफ़े अव्वल में खड़ी होगी। इमरान खान और तहरीक इंसाफ ही वो आवाज़ हैं जो अवाम के हकीकी जज्बात की तर्जुमानी करते हैं। इमरान खान ने हमेशा कौमी इत्तेहाद, इदारा जाती हम आहंगी और सियासी इस्तेहकाम की बात की है और वो किसी किस्म की तकसीम, तफर्रुका या कमज़ोरी के हामी नहीं रहे। PTI के मौजूदा चेयरमैन बैरिस्टर गौहर ने तो यहाँ तक कह दिया, पाकिस्तानी कौम को तकसीम नहीं किया जा सकता। पहलगाम वाक़या और भारतीय इक़दामात के खिलाफ हम मुत्तहिद हैं और फौज के साथ खड़े हैं। PTI की जानिब से ये बयानात नए हैं, ना हर बार की तरह ये मुतालबा कि इमरान खान को इजलास में बुलाया जाए। मामला फ़लस्तीन का हो या जाफर एक्सप्रेस का या फिर मुल्क को दरपेश जंगी खतरे का, बात जहाँ कौमी यकजहती दिखाने की आई, PTI ने शख्सियत परस्ती दिखाई और मामलात को हुकूमत के लिए मजीद मुश्किल बनाने की कोशिश की। तारीख के पन्नों में यह तारीख हकीकत भी लिखी जाएगी कि एक ऐसी पार्टी गुजरी जिसने मुश्किल वक्त में रियासत पर अपनी सियासत को तरजीह दी। PTI जो पहले ही इस हवाले से मुश्किलात का शिकार है, क्या यह दुरुस्त वक्त नहीं कि इस तासुर को ज़ायल करे कि कौमी यकजहती के लिए वो सफ़े अव्वल में खड़ी होगी? इसी पर मामले पर सवाल रखेंगे। पहलगाम वाक़या, सिक्योरिटी सूरत हाल पर हुकूमती ब्रीफिंग, PTI की अदम शिरकत, क्या PTI सोच समझ कर सियासत को रियासत पर तरजीह दे रही है? हसन निसार साहब, PTI के साथ ये तासुर क्यों जुड़ता जा रहा है? क्योंकि हालिया भी कुछ वाक़यात हमने देखे, फ़लस्तीन का मामला था या जाफर एक्सप्रेस के बाद हुई APC, और अब दोबारा जब हुकूमती ब्रीफिंग रही जहाँ बाकी सियासी जमातों की तरफ से शिरकत हुई, PTI ने बाज़ाब्ता इस बारे में सोशल मीडिया पर एक पैगाम देकर कहा कि ये इतना अहम नहीं है। इमरान खान जैसे अहम लीडर को शामिल करने की नीयत मौजूद नहीं है। इमरान खान तो खैर पार्लियामेंट का हिस्सा भी नहीं। क्यों इस तासुर को खुद तक़वियत देती है PTI बार बार? हसन साहब। यार ऐसा हरगिज़ नहीं है जी। मैं नहीं, मुझे तो सवाल का ही तुक नहीं समझ आया। देखो बात सुनो जी, मेरी तबीयत और तरबियत वो मुझे रोकती है इस बात से, और मुझे नफरत है इस बात से किसी मुसलमान को दायरा इस्लाम से खारिज करार देना और पाकिस्तानी को गद्दार, गैर मुहब्बे वतन या मुल्क दुश्मन कहना। ये आई डोंट नो, ये पता नहीं बहुत ही कतई कलामी की माजरत, ऐसी कोई बात नहीं। सवाल सिर्फ ये है कि सियासत यानी कि जाती मामला ज्यादा अहम है जब कौमी मामले की बात हो। ओ भाई एक मिनट ना, ठहरे ना, बात तो सुन लें। दूसरी पार्टीज की तरह इमरान ही PTI है। अभी आपने शख्सियत परस्ती, हो भाई मैं 33 साल से एक बात लिखी और बोली है कि शख्सियत परस्ती बुत परस्ती से बदतर है, क्योंकि बुत आपका बिगाड़ कुछ नहीं सकता। जब आप एक इंसान को यूं करना शुरू कर देते हो तो वो बहुत, लेकिन क्या करूं मैं, सदियों से इसमें ना आपकी कंट्रीब्यूशन है, ना शहजाद साहब की है, ना जगम साहब की है, ना मेरी है। किसका कसूर है? उनकी बात करो। अच्छा, PTI ही बाकियों की तरह, कोई एक्सेप्शन नहीं है। PTI ही इमरान खान है, उसने अगर शिरकत से इनकार किया है तो कहानी और है। मैं फिर भी उसे, यार अपनी अपनी लॉजिक होती है, मंतक होती है, ऐसी कौन सी बात है? मोहम्मद रफ़ी घर छोड़ देता है क्या मरासी बनने के लिए?
माँ बाप वगैरह सारे उसकी मुखालफत करते हैं, वो चला जाता है। और फिर ये नहीं, सोच और अप्रोच का फर्क हो सकता है, आपके रवैये का, ठीक, ऊंच नीच। मैंने तो नवाज शरीफ के बारे में, नवाज शरीफ अच्छा उसके बारे में, हिंदू हो, सिख हो, ईसाई हो, कोई हम वतन होने का तो एक रिश्ता है, दुरुस्त। तो इन्होंने बूथे उठा के कहना शुरू कर दिए ये दायरा इस्लाम से खारिज है। तो मैंने कॉलम लिखा कि इस तरह तो आदमी खारिज नहीं करता, ठीक हो जैसे तुम दायरा इस्लाम से खारिज कर रहे हो नवाज शरीफ का, इस तरह ये गलत है। दुरुस्त हो गया, दुरुस्त हो गया। ज़ैगम साहब, गुफ्तगू सिर्फ ये हो रही कि तासुर क्यों बनता है कि जहां कौमी मामलात हो वो एक शख्स को लेके, एक जमात को लेके वो अपनी सियासत। पुरानी बात कर लूं तो पुलवामा के बाद इमरान खान ने एपीसी बुलाई थी, लीगी क़यादत जेल में मौजूद थी या ना मौजूद हो, मगर बाकी लोगों ने शिरकत की थी उस जमात से। हालिया जाफर एक्सप्रेस के बाद जब एपीसी बुलाई गई तो पीटीआई ने शिरकत नहीं की। उन्होंने कहा इमरान खान से मुशावरत कराएं वरना हम शिरकत नहीं करेंगे। और इमरान खान ने बाद में कॉमेंट किया कि हाँ, मेरी जमात मेरी इजाजत के बगैर कैसे शिरकत कर सकती है। ये तासुर क्यों इतनी मजबूती से जुड़ रहा है पीटीआई के साथ? वो चाहते हैं कि ये मजबूत ही रहे ऐसे? देखिए, पीटीआई ये कह रही है कि वो तकसीम के ख़िलाफ़ है, लेकिन जो उसने किया है उससे तकसीम का पैगाम, तकसीम का तासुर पाकिस्तान में भी और सारी दुनिया में क्या है, और शायद वो यही चाहते थे। देखिए, कुछ मौक़े ऐसे होते हैं जब आपको ख़ानदान के साथ खड़ा होना पड़ता है। आप जितने भी तुर्रम खान हों, आपकी जितनी भी ग्रीवेंसेस हों, उस टाइम उन ग्रीवेंसेस का टाइम नहीं होता। आपको हर सूरत में अपनी कौम के साथ खड़ा होना पड़ता है। तो ये आज ऐसा ही मौका है, और पीटीआई ने जो किया है ये अनप्रेसिडेंटेड है। पूरी पाकिस्तान की तारीख़ का ये गैर मामूली वाक़या है। कैसे मौके पर जब भारत के साथ जंग जैसी सूरत हाल है, किसी भी लम्हे जंग हो सकती है, उसमें हमेशा पूरी कौम इकट्ठे खड़ी हुई है, तमाम सियासी जमातें इकट्ठे खड़ी हुई हैं। आपने 2019 का बताया, आधी जो अपोजिशन थी उसको इमरान खान ने जेलों में ठोका हुआ था, टॉप लीडर जेलों में सड़ रहे थे, फिर भी सब चल के आ गए थे, और उस वक्त भी इमरान खान नहीं आए थे। और इससे पीछे जितना चले जाएं, 1965 में एक डिक्टेटर पाकिस्तान में हुकूमत कर रहा था, जबर था, लोगों को कैद में डाला हुआ था, सियासी जमातों पर सख्तियाँ थी, पूरी कौम इकट्ठी हुई थी। कोई मुझे एक ग्रुप बता दें जो साथ नहीं था। 1971 में जमात इस्लामी जो पूरी 60 की दहाई में जूते खाती रही, 71 की जंग की आज तक वो गाली खाती है, इसलिए कि पाकिस्तानी कौम के फौज के साथ वो उस वक्त खड़ी हुई थी। उसने भी नहीं छोड़ा था, किसी ने नहीं छोड़ा था, सिवाय एक जमात के जो अलहदगी पसंद थी और जिसने मुल्क को तोड़ा। तो उस रिवायत को छोड़कर इस तरह करना और दुनिया को बताना कि पाकिस्तानी कौम फॉरेन पॉलिसी पे इकट्ठी नहीं है, मुझे पीटीआई की नीयत पे शक नहीं है। पीटीआई के लीडर हों या उनके आम वर्कर्स हों, इस कौम का हिस्सा हैं वो, बिल्कुल दुरुस्त। मुझे कोई शक नहीं है कि उनके दिल पाकिस्तान के साथ धड़कते हैं, बिल्कुल दुरुस्त। लेकिन ये कैसी स्ट्रेटेजी है यार? तुम क्या खाते हो, तुम क्या पीते हो, तुम्हारा नाश्ता क्या है भाई? तुम्हें कुछ स्ट्रेटेजी की बेसिक्स भी मालूम है, तुम्हें आदाब मालूम है? तुम सबसे बड़ी जमात हो, बहुत दुख होंगे तुम्हारे। तुम्हारा कायद जेल में है, तुमने भी बड़ों के कायदों को ठोका था, नहीं होना चाहिए जो तुम्हारे साथ हो रहा था, ये तुमने भी किया था। ठीक हो गया, मिलकर इसको खत्म करो। एक नहीं, लेकिन उसका वक्त आएगा, बिल्कुल उसका वक्त अलग है, ये उसका वक्त नहीं है। बिल्कुल दुरुस्त, बहुत वैलिड पॉइंट आपने उठाया सलामती के मामले पर। इस तरह की सियासी चॉइसेस और सियासी बयानात आखिर क्यों? ब्रेक के बाद इफ्तिखार साहब और शहजाद साहब की राय आपके सामने रखेंगे। प्रोग्राम में एक बार फिर खुश आमदीद। इफ्तिखार साहब, ये पीटीआई जिस तरह के बयानात देती है, मुल्क की सलामती के मामलात हैं या फिर अहम इजलास रहे, फ़लस्तीन पर एपीसी थी या जाफर एक्सप्रेस के बाद कौमी सलामती कमेटी, वो कहते हैं हमारा लीडर या तो लेकर आओ या फिर हमारी मुशावरत कराओ। ये बात समझ नहीं आती कि ना वो पार्लियामेंट का हिस्सा है, वो किस तरह इस तरह के अहम इजलासों में आ सकते हैं। और फिर ये कहना कि सिर्फ इमरान खान होंगे तो इत्तेहाद यकजहती हो सकती है मुल्क में, या कौम को इकट्ठा वो करेंगे। ये इस तरह के बयानात पीटीआई किस तरीके से दे लेती है, क्या सोच कर देती है? जब इमरान खान सियासत नहीं कर रहे थे तो जो पाकिस्तान के मसाइल थे, तो क्या पाकिस्तान की अपोजिशन पार्टियां हुकूमती पार्टियों के साथ मिलकर बैठकर उन मसाइल का हल ढूंढने की कोशिश नहीं करती? क्या इस मुल्क में कुछ सियासत हुई नहीं? क्या इस मुल्क की सियासी रवायात है ही नहीं? क्या इस मुल्क की पार्लियामानी रवायत है नहीं? अभी आपको दोस्तों ने बताया कि बदतरीन मुखालफतों के बावजूद जब कौम का मसला आया, कौम की सलामती का मसला आया, तो हर एक ने सिवाय उन लोग उसके
कि जो बाद में जिसका अमल ने साबित किया कि वो पाकिस्तान के साथ ज्यादती कर रहा था, बाकी तो सारे इकट्ठे थे। कोई नई सियासत तो नहीं इस मुल्क में हो रही, कोई नई पार्लियामेंट तो नहीं बनी। और ये कहना अगर एक शख्स नहीं आएगा तो हम किसी बात को मानते नहीं, तो फिर इनका रोल क्या है? ये पाकिस्तान के अवाम को सोचना चाहिए कि ये क्या हो रहा है, ये किसकी खेल कर रहे हैं, क्या मैसेज दुनिया में पहुंचा रहे हैं कि पाकिस्तान के अंदर जो 25 करोड़ का मुल्क है उसमें कोई इत्तेफाक राय नहीं पाया जाता अपने दुश्मन के खिलाफ। और वो दुश्मन जो इनका पानी बंद करना चाह रहा है, वो दुश्मन जो इनके ऊपर हमला करना चाह रहा है, जिसके तैयारे तैयार हैं, जिसकी तमाम की तमाम जो फॉर्मेशन है फौज की वो तैयार हैं अटैक करने को, और ये साफ कहते हैं कि नहीं हमारे एक आदमी को बुलाएं तो बात करेंगे। तो मैं इस पे कोई तबसरा नहीं करना चाहता। माशा ये कि पीपल आर द बेस्ट जज, ये बेहतर फैसला वो कर सकते हैं। वो बच्चे नहीं, अंधे नहीं है कि उनको समझ ना आए कि क्या हो रहा है। और मैं पहले भी कह चुका हूँ, आज मैं दोबारा कह रहा हूँ, खुदा न खास्ता जिस तरह चनाब का पानी कम किया है और इसके बाद वो फिर बगलियार का पानी भी कम करेगा, और जो नुकसान होगा तो वो नुकसान ये नहीं देखेगा कि पीटीआई के खेत वाले को नुकसान हुआ या पीपल्स पार्टी के खेत वाले को नुकसान हुआ। दुरुस्त। और जो वो जाहिरियत जो करेगा उस जाहिरियत में फिर कोई भी नहीं बचेगा। ठीक हो गया। वो जाहिरियत पाकिस्तान के खिलाफ होगी। तो इनका रवैया बिल्कुल इस वक्त पाकिस्तान के हक में नहीं है, और ऐसा करना जो है कि पाकिस्तान से दोस्ती, पाकिस्तान के अवाम के साथ दोस्ती के साथ मुतल्लिक नहीं है। ठीक है, किसी और की खेल कर रहे हैं। ठीक और मुझे अफसोस है कि मुझे ये बात कहनी पड़ी है। दुरुस्त हो गया। मुझे ये बात नहीं कहनी चाहिए क्योंकि वो एक सियासी जमात हैं। शहजाद साहब, पीटीआई ने ब्रीफिंग में शिरकत न करने की वजह दी कि महज एक ब्रीफिंग है, हुकूमत की संजीदा कोशिश नहीं। और बल्कि आज भी अभी इजलास के बाद भी उन्होंने कहा कि कठपुतली वजीर आजम उन्हें कह रहे हैं कि आओ बैठ के तहकीकात तफ्तीश करा लें, वरना पीटीआई के बानी को बुलाया जाता इस मीटिंग के अंदर। अब हुकूमतें तो इत्मीनान में लेती हैं सियासी जमातों को जब मुल्की मामलात इस नहज पर हो, पीटीआई को क्यों संजीदा कोशिश हुकूमत की नहीं लगती है? सोच समझ कर इस तरह के पोलिटिकल स्टेटमेंट्स दे रहे हैं। एक तो हमें रियासत, हुकूमत और फौज के अंदर थोड़ा सा उनको डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा। उन तीन मुख्तलिफ चीज़ें हैं, मुख्तलिफ हैसियतें हैं। हम इन तीनों को मिला के एक एंटिटी नहीं बना सकते। मिसाल के तौर पे हम ये नहीं, हुकूमत के साथ अगर इख्तलाफ है उनका पीटीआई का, तो वो हुकूमत की सियासत के साथ खिलाफ है, सियासत हुकूमत के साथ इख्तलाफ है। अब उसके अंदर वो फैसला करते हैं कि अच्छा इस मीटिंग में हम नहीं जाएंगे, तो एक सियासी पोजीशन है जो उन्होंने ली है, गो के वो गलत पोजीशन है। मैं उतना ही शख्सियत परस्ती के खिलाफ हूँ जितना कोई और है, हो सकता है। और साथ ही साथ उस तरह की सियासत के अंदर के जिसके अंदर आप ये नहीं देख पाते कि अच्छा हम तो आसानी के साथ एक और निशाना बनने जा रहे हैं आपकी तनकीद का, किसी भी तनकीद का। बड़ी आसानी के साथ आज तनकीद की जा रही है और बिल्कुल सही की जा रही है कि ऐसे वक्त में जब सब इकट्ठे नजर आ रहे हैं, आप क्यों अपने आप को अलग करें? लेकिन उनकी सियासत है और वो सियासत से इख्तलाफ लोग करें या उनको किस तरह जांचते हैं। इफ्तिखार साहब ने बिल्कुल कहा कि लोग प्रॉपर जज हैं, वो देख लेंगे। लेकिन जो एक दो चीजें हमें भी देखनी चाहिए जो थोड़ी सी और मद्देनजर रखनी चाहिए। पहली बात यह है कि डीजी ISPR और वजीर इत्तलात कोई फैसला तो नहीं कर रहे थे, ये तो इंफॉर्मेशन दे रहे थे ना, इन्फॉर्म कर रहे थे कि हमें आप सबको, सियासतदानों को जो वहां मौजूद थे, हम आपको बताते हैं क्योंकि उनके साथी हैं, पार्लियामेंट में बैठते हैं। कुछ ऐसे भी थे जो पार्लियामेंट का हिस्सा नहीं है, परवेज खटक साहब की तरह। उन सबको बुला के उन्होंने इन्फॉर्म किया कि हमने अब तक ये हुआ है, ये फैसले किए हैं और इस तरीके से हम जा रहे हैं आगे। अब क्या उस इनपुट के बाद क्या उन लोगों ने शायद सवालात किए होंगे अपनी क्लैरिटी के लिए जो इन्फॉर्मेशन आई है, लेकिन क्या ऐसी भी इनपुट थी कि इसके बाद फैसले भी तब्दील हो सकते हैं या फैसले को मुख्तलिफ नजर से देखा जा सकता है? क्या ये दोनों अशखास उस पोजीशन में थे कि वो फैसलों को तब्दील करके कहते कि अच्छा हम इसको भी कंसिडर करते हैं? मेरा नहीं ख्याल ऐसी पोजीशन थी। तो इसलिए वो जो ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस का जिक्र होता है, अगर हुकूमत ने वहां पे जाना है, जरूर मजबूरी नहीं है उनके पास, वो एज हुकूमत फैसला कर सकते हैं। देखिए फौज जो जंग है वो फौज की नहीं है, ये कौम की जंग है। इसलिए ये हुकूमत का फैसला होगा कि वो जंग करना चाहती है, किस किस्म की जंग करना चाहती है, किस हद तक करना चाहती है। फौज का फैसला नहीं है, इसको भी फर्क करना पड़ेगा। इसलिए अगर सियासत उनकी हुकूमत के खिलाफ है या हुकूमत के मुकाबले में है, तो फिर उनको बेहतर तौर पर उसको पेश करना चाहिए। ये तरीका जिसमें वो आसानी से हदफ बन जाते हैं, ये सही स्ट्रैटेजी भी नहीं है, सही सोच भी नहीं है। और दूसरी बात, क्या वो जो ये इत्माम हुज्जत हुआ मेरी नजर के अंदर क्या इससे कोई सब्सटैंटिव था या वैसे ही बस इन्फॉर्म भी करना भी जरूरी है, ये भी जरूरी था। लेकिन कहीं ना कहीं पे फैसलों के अंदर जब
इतने कौमी लेवल के फैसले होंगे तो बड़े लीडरों को बुला के उनसे मशवरा करना भी जरूरी होगा। ठीक हो गया जी, प्रोग्राम से इतना ही, इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।